धातु अधातु में अगला हम लोग का टॉपिक है रासायनिक बंधन। ठीक, हाँ, रासायनिक बंध कहो या रासायनिक बंधन या रासायनिक आबंध, तीनों एक ही है। इंग्लिश में बोलेंगे केमिकल बॉन्ड। तो देखो, अब रासायनिक बंधन पढ़े से पहले सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि आखिर बंधन क्या है। बंधन यानी कि बॉन्ड, यही ना। तो देखो, बंधन का सबसे पहले खोज किया था एक वैज्ञानिक है जिसका नाम है लुईस, और एक और वैज्ञानिक है जिसका नाम है लिबिग। कौन कौन? लुईस तथा लिबिग 1916 में। कब? तो याद रहेगा, सर्वप्रथम बॉन्ड यानी बंधन या बंध का खोज किसने किया था? तो लुईस और लिबिग ने। और कब किया था? 1916 में। तब बात है कि बॉन्ड किसे कहेंगे? तो बॉन्ड कहा जाता है कि जैसे जब एक तत्व दूसरे तत्व के साथ संयोग करेगा, ठीक, जब एक तत्व दूसरे तत्व के साथ मिलेगा तो उसके बीच में एक युग्म लिंक का निर्माण होगा, उसी लिंक को बॉन्ड कह देते हैं, यानी कि बंधन। जैसे फेविकॉल देखा है, तो फेविकॉल का काम क्या रहता है कि दो चीज़ को आपस में साटले रहेगा, मैंने जोड़ले रहेगा। तो वैसने बॉन्ड रहता है कि कम से कम दो चीज़ को आपस में जोड़े रहेगा। ठीक, जैसे अगर हम यहाँ लिखते हैं HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, या इसी को बोल सकते हैं हाइड्रोजन क्लोराइड। लेकिन अगर ये देखा जाए तो आपस में कैसे जुड़ल होगा? तो H और Cl दोनों आपस में सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, इसको बोलते हैं सिंगल बॉन्ड। अगर एक वैसे लाइन रहे तो सिंगल बॉन्ड, दो वैसे रहे तो डबल बॉन्ड, और तीन वैसे रहे तो ट्रिपल बॉन्ड। तो ऐसे देखा जाए तो HCl जो है से H बॉन्ड Cl, माने यही जो लिंक है, ये लिंक का निर्माण हुआ, ठीक ना। अब यही लिंक को बोल देंगे क्या चीज? बॉन्ड। तो ध्यान में रहेगा। तो बॉन्ड का खोज सबसे पहले किसने किया था? तो 1916 ईस्वी में लुईस तथा लिबिग ने। बॉन्ड कहेंगे किसको? तो जब एक तत्व दूसरे तत्व के साथ संयोग करता है तो उसके बीच में एक लिंक का निर्माण होता है, एक युग्म का निर्माण होता है, उसी लिंक को बॉन्ड कहते हैं, यानी कि बंधन कहते हैं। ठीक, लेकिन हम लोग को पढ़ना है क्या? रासायनिक बंधन। हम लोग को बंधन नहीं पढ़ना है, क्या पढ़ना है जी? रासायनिक बंधन। तो अब देखते हैं कि रासायनिक बंधन आखिर क्या है। तो देखो, रासायनिक बंधन जो होता है से एक प्रकार के आकर्षण बल है। कहा जी? आकर्षण बल। इंग्लिश में इसको बोलते हैं अट्रैक्शन फोर्स। अट्रैक्शन फोर्स। अब देखो, तो यहाँ से हम याद कर सकते हैं कि रासायनिक बंधन जो होता है से एक प्रकार के आकर्षण बल होता है, ठीक ना। तब बात है कि आकर्षण बल है तो ये करेगा क्या चीज़? ये कहता है कि जैसे किसी अणु में, अणु किसको कहेंगे? अणु जो है से यौगिक एक तरह से होता है। जैसे अगर हम लिखते हैं H2O जल, तो जल क्या है? एक अणु है। अगर लिखते हैं CH4 तो हो गया मीथेन, तो मीथेन क्या है? अणु है। अरे समझ में रहा है? तो अणु एक तरह से यौगिक होता है। ठीक, तो हम बोल सकते हैं कि किसी अणु में उपस्थित परमाणुओं को एक साथ बांध कर रखने वाले आकर्षण बल को ही क्या बोलते हैं? बंधन। जैसे मीथेन का फॉर्मूला क्या होता है? बोलो फिर से। CH4 होता है। ठीक, तो मान लिए कि क्या है? अणु है, और इसमें परमाणु क्या क्या है? तो कार्बन और हाइड्रोजन है। कार्बन की संख्या 1 है और हाइड्रोजन की संख्या 4 है। तो जो अकेले अकेले है, जो संकेत के रूप में वो परमाणु है, और सबके मिला दिए तो अणु या यौगिक भी बोल सकते हैं। कंपाउंड बोलो या अणु बोलो, मतलब मोलिकुल बोलो, बातें क्या है। तो हम बोल सकते हैं कि किसी अणु में उपस्थित परमाणुओं को एक साथ बांध कर रखने वाले बल को क्या बोलते हैं? रासायनिक बंधन। तो एक साथ आपस में बंधा हुआ है। जैसे अगर लिखते हैं जल, तो जल का फार्मूला क्या होता है? H2O। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में एक साथ बंधा हुआ है, न अलग अलग फेंकाल चलता है, इसे हाइड्रोजन रहता है, इसे तो ऐसे हो जाता है जल। समझ नहीं है? तो हम बोल सकते हैं कि किसी अणु में उपस्थित परमाणुओं को एक साथ बांध कर रखने वाले बल को ही क्या बोलते हैं? रासायनिक बंधन। या दूसरा तरीका से ही बोल सकते हैं कि वैसा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, माने आकर्षण बल, वैसा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो अणु, परमाणु या आयन को आपस में बांधने का कार्य करता है, यानी कि बांध के रखता है, तो उसी को बोलते हैं रासायनिक बंधन। याद रहेगा। अब रासायनिक बंधन अगर देखा जाए तो टोटल 3 प्रकार के हो जाएगा। क्या प्रकार के? तो हम लोग 10th क्लास में 2 ही प्रकार के पढ़ेंगे। जो तीसरा होता है वो 11th क्लास में पढ़ना रहता है। पहला है वैद्युत संयोजक बंधन, या इसी को बोलते हैं आयनिक बंधन। पहला क्या है जी? वैद्युत संयोजक बंधन, या इसी को बोल देंगे आयनिक बंधन। और दूसरा होता है सह संयोजक बंधन, और एक तीसरा होता है उप सह संयोजक बंधन। का होता है जी? हाँ, उप सह संयोजक बंधन। लेकिन ये जो है से पढ़ेंगे क्लास 11th में। कहाँ पढ़ेंगे? 11th में। 10th के लिए मात्र 2 को पढ़ेंगे, आयनिक बंधन और सह संयोजक बंधन। तो पहला पढ़ें
अब देखो पहला हम लोग पढ़ते हैं जिसका नाम क्या है, वैद्युत संयोजक या आयनिक बंधन। इसको इंग्लिश में बोल सकते हैं इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, या और मीन्स होता है या आयनिक बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड। यानी कि वैद्युत संयोजक बंधन को इंग्लिश में लिखेंगे इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, और आयनिक बॉन्ड मतलब कि आयनिक बंधन को हिंदी में आयनिक बॉन्ड ही लिख देंगे। मैंने कि दोनों का इंग्लिश अलग अलग है लेकिन दोनों का सेंस बनेगा, दोनों का अर्थ एक ही है। समझ में आ रहा? तो देखो जी, जब आयनिक बंधन पढ़ेंगे ना, कौन बंधन, आयनिक बंधन, तो इसमें इलेक्ट्रॉन का ई पर माइनस मैंने समझना इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता है, स्थानांतरण यानी कि ट्रांसफर होता है। क्या होता है? ट्रांसफर। माने कि जब 2 परमाणु रहेगा, ठीक, तो एक परमाणु में से हो सकता है कि इलेक्ट्रॉन निकल जाए तो कह सकते हैं कि वो त्याग दिया, दूसरा परमाणु हो सकता है कि इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लिया, माने कि ले लिया। तो हम बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन का त्याग और ग्रहण के द्वारा जिस बंधन का निर्माण होता है उसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड या आयनिक बॉन्ड। याद रहेगा? यानी कि आयनिक बंधन किसे कहेंगे? तो वैसा बंधन जो इलेक्ट्रॉनों के त्याग या ग्रहण के फलस्वरूप बनता है उसे आयनिक बंधन कहते हैं। या ऐसा ही बोल सकते हैं कि वैसा बंधन जिसमें 2 परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण के द्वारा जिस बंधन का निर्माण होता है उसी को आयनिक बंधन या फिर बोल सकते हैं वैद्युत संयोजक बंधन। तो इसमें ध्यान रखना है कि आयनिक बंधन में हमेशा इलेक्ट्रॉन के त्याग या ग्रहण होबे करेगा। इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण का अर्थ हुआ कि इलेक्ट्रॉन के त्याग या ग्रहण। तो इतना पता है कि कोई भी तत्व अगर इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा तो उस पर धन आयन आ जाता है। अब जितना संख्या में त्याग करेगा उतना ही ज़्यादा धन आयन आएगा। और इलेक्ट्रॉन का त्याग कौन करता है? धातु करता है। ठीक, अधातु जो होता है से क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा। तो जितना इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा उस पर नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। लेकिन अब बात है कि त्याग ग्रहण करे लगा मतलब काहे ला करेगा। ठीक, तो जैसे कोई भी तत्व सोचता है कि हमारा अष्टक पूरा रहे। क्या पूरा रहे? अष्टक। अष्टक का अर्थ होता है कि मतलब उसके बाह्यतम कक्षा में, अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा रहे। तो 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने का 2-3 उपाय है। या तो इलेक्ट्रॉन त्याग करके पूरा कर सकते हैं, या ग्रहण करके, नहीं तो एक और उपाय है साझेदारी करके भी कर सकते हैं। जैसे अगर यहाँ हम लेते हैं सोडियम एग्जाम्पल में, परमाणु संख्या 11, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 1। ठीक, तो सोडियम सोचेगा कि मेरा बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा हो जाए। तो अगर इसके बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा हो जाएगा तो इसका अष्टक पूरा हो जाएगा। तो अष्टक पूरा हो जाएगा तो स्टेबल माने कि अस्थायी होगा, माने चक्कर पकड़ नहीं करेगा। समझ में आ रहा है? जैसे अभी ये अस्थायी नहीं है तो किसी के साथ रिएक्शन कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जैसे मतलब स्टेबल हो जाएगा, अस्थायी हो जाएगा तो किसी के साथ रिएक्शन नहीं करेगा। तो अब देखो सोडियम के बाह्यतम कक्षा में कई इलेक्ट्रॉन? 1 इलेक्ट्रॉन। अब अगर सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन किसी को दे दे, मैंने त्याग कर देता, देखो बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन बचेगा कि ना बचेगा? तो अष्टक पूरा हो गया। ठीक, लेकिन अब अगर सोचता है इसे कि सोडियम अगर 7 इलेक्ट्रॉन ले ले तो भी तो अष्टक पूरा हो जाता। अगर 7 को ले लेता तो 1 को 7 8 ना हो जाता बाह्यतम में। लेकिन दिक्कत है 7 इलेक्ट्रॉन लेने के लिए या किसी को देने के लिए बहुत ज़्यादा नाभिकीय ऊर्जा का जरूरी रहता है, जो कि उतना तत्वों के पास एनर्जी नहीं हो पाता है। ठीक ना, तो इसीलिए त्याग करेगा। वैसे भी धातु है तो धातु इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है। अब बताएंगे, शुरू में बताया था कि धातु आखिर कैसे पहचानेंगे। तो जिसके बाह्यतम कक्षा में 1 या 2 या 3 इलेक्ट्रॉन आ जाए, देखो एक ना है तो धातु होता है, पूरे 4 आ जाता, उप धातु होता है। और 4 से अधिक 5 6 7 8 आ जाए ना तो अधातु हो जाता है। ठीक ना, अब बताया था कि जितना भी गैस है तत्व के रूप में पाया जाता है सब अधातु ही रहता है। अच्छा, अगर हम यहाँ लेते हैं क्लोरीन Cl, तो क्लोरीन के परमाणु संख्या होता है 17। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 8। अब देखो जी, अब सोचेगा कि क्लोरीन का अगर अष्टक पूरा करना है तो अब सोचेगा कि 7 इलेक्ट्रॉन किसी को दे देंगे तो अष्टक तो पूरा हो जाएगा। लेकिन 7 इलेक्ट्रॉन देने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए, और जो लेगा उसके पास भी एनर्जी होना चाहिए। लेकिन संभव इतना नहीं, 1 2 3 इतना इलेक्ट्रॉन काफ़ी हो सकता है, त्याग ग्रहण कर सकता है। 5 6 7 में बहुत दिक्कत है। ठीक ना, तो ये क्या करेगा कि 1 इलेक्ट्रॉन किसी से ले लेगा। तो जैसे 1 इलेक्ट्रॉन किसी से लिया तो 8 हो गया, तो अष्टक पूरा होगा। ये भी फिर चक्कर पकड़ नहीं करेगा, मतलब स्टेबल हो जाएगा। ठीक ना। अच्छा, एक और एग्जाम्पल लेते हैं, कार्बन। क्या लेते हैं जी? कार्बन। तो कार्बन के परमाणु संख्या 6 है ना। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 6 2 4 ना, तो ना 4 और 2 6 टोटल हो गएगा। अब देखो कार्बन अगर बाह्यतम कक्षा के 4 इलेक्ट्रॉन त्याग देवे तो अष्टक पूरा होगा ना होगा, 2 इलेक्ट्रॉन बचेगा। एक और तरीका इसके बता रहे हैं। ठीक, 4 इलेक्ट्रॉन किसी से ले लेवे तो अष्टक पूरा हो जाता है ना, हो जाएगा 4 4 8 ना हो जाएगा। अच्छा, एक और बात है, अगर ये हाइड्रोजन के बात करें कि ये कैसे अष्टक पूरा करेगा, तो हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन विन्यास करेंगे तो 1 तो बाह्यतम कक्षा में 1 रह जाएगा। अब 7, अब 1 को अगर किसी को दे दे तो बचबे नहीं करेगा, 7 को संभव नहीं है। तो हाइड्रोजन जो है से अष्टक नहीं पूरा करता है, द्वियक पूरा करता है।
क्या पूरा करेगा? आगे बताएंगे जब सह संयोजक बंधन बताएंगे तो यहाँ बता। हाइड्रोजन अष्टक पूरा नहीं करता है, क्या पूरा करता है? द्वियक, माने कि अपन बाह्यतम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन ही पाके स्टेबल हो जाता है। एगो है, एगो आप खुद केकरो से ले लेगा तो स्टेबल हो जाएगा। लेकिन यहाँ देखो कार्बन के पास, तो कार्बन का 3 कंडीशन है। देखो अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन किसी को दे दे तो द्वियक पूरा हो गया, तो मान लिया जाता है कि द्वियक में भी अस्थायी हो जाता है, लेकिन हाइड्रोजन के लिए स्पेशल है, एक बात बोल रहे हैं, ठीक। या कार्बन अगर 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ले तो 8 हो जाएगा, तो भी हो जाएगा। लेकिन कार्बन न इलेक्ट्रॉन के त्याग करता है और न ही ग्रहण करता है, इस साझेदारी करता है। जैसे इसको अष्टक पूरा करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए ना, तो ये किसी तत्व से 4 इलेक्ट्रॉन ले लिया, ठीक। और 4 इलेक्ट्रॉन लिया है तो जो तत्व दिया है एकरा से फिर 4 इलेक्ट्रॉन ले लेगा वापस, तब ना साझेदारी होगा। साझेदारी माने समझ रहा ना? हाँ, एक दूसरे से साझेदारी कर लेगा, माने समान इलेक्ट्रॉन का। जैसे 2 इलेक्ट्रॉन हम दिए तो हमरो से वो 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, समझ में आ रहा है? तो कार्बन जो होता है अष्टक पूरा करेगा, सब तत्व अष्टक पूरा करेगा, लेकिन 3 कंडीशन है, या तो इलेक्ट्रॉन के त्याग करके, या फिर ग्रहण करके, ना तो फिर साझेदारी करके। लेकिन कार्बन हमेशा इलेक्ट्रॉन के साझेदारी करके अष्टक पूराता है। अब ऐसे जो धातु सिंपल है ना, वो या तो इलेक्ट्रॉन के त्याग से या तो इलेक्ट्रॉन के ग्रहण से। अब कार्बन कैसे साझेदारी के द्वारा अष्टक पूरा करता है, कैसे कार्बनिक यौगिक का निर्माण करता है, सब कार्बन चैप्टर इसका अगला में। तो इतना में दिक्कत ना। तो अब आते हैं, तो आयनिक बॉन्ड किसे कहेंगे? आयनिक बंधन किसे कहेंगे जी? तो वैसा बंधन, ठीक, जो इलेक्ट्रॉनों के त्याग या ग्रहण के फलस्वरूप बनता है, उसी को आयनिक बंधन या वैधुत संयोजक बंधन कहते हैं, ठीक ना। इसमें धातु एवं अधातु रहता है। क्या चीज रहता है? धातु एवं अधातु। तो याद कर लेना कि धातु एवं अधातु के बीच ही आयनिक बॉन्ड बनेगा। सही बात है कि धातु इलेक्ट्रॉन को त्याग देगा और अधातु इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेगा। अगर दोनों अधातु ले लेंगे तो होगा त्याग ग्रहण। सामान्य त्याग भी होना चाहिए तो ग्रहण भी होना चाहिए, ना कि खाली त्याग खाली ग्रहण, इससे फिर नहीं होगा। तो याद कर सकते हैं कि आयनिक बंधन धातु एवं अधातु के बीच पाया ही जाता है, ठीक। जैसे एग्जाम्पल, अब अगर हम लिख देते हैं NaCl, ठीक, तो पहचान रहता है ऑप्शन में कि इनमें से किस में आयनिक बंधन है, या इनमें से किस में सहसंयोजक बंधन है, या इनमें से किस में आयनिक बंधन नहीं है, ऐसा क्वेश्चन रहेगा। तो बताओ NaCl एक यौगिक हो गया। अब बताना है कि आयनिक यौगिक है कि कोई दूसरा है। तो देखना है कि अगर जिस यौगिक में आयनिक बंधन रहेगा तो वो यौगिकवा को बोल देंगे आयनिक यौगिक। जिस यौगिक में अगर सहसंयोजक बंधन रहेगा तो उस यौगिक को बोल देंगे सहसंयोजक यौगिक। तो उसका बाद अभी बात में करेंगे भाई, ठीक ना। अभी यहाँ देखो, तो ये जो है सो धातु है, ये क्या है जी? अधातु है। तो धातु अधातु मिल गया, माने इलेक्ट्रॉन त्याग ग्रहण कर लेगा। अगर लेते हैं NaCl के जगह KCl होगा, अरे धातु अधातु पहचाने आएगा ना जी। अगर लिख देंगे MgCl2, इसमें है कि ना आयनिक बंधन? तो एकदम है, धातु अधातु है, धातु अधातु, मैग्नीशियम धातु, क्लोरीन अधातु। अगर यहाँ लिखते हैं Na2O सोडियम ऑक्साइड, तो देखो धातु अधातु। तो जहाँ धातु अधातु यौगिक में दिखाई देवे तो समझ जाना है कि ओकरा में आयनिक बंधन है, और उस यौगिक को बोल देंगे आयनिक यौगिक। समझ में आ रहा है? पहचाने अब आ जाएगा। अगर यहाँ रहता CaCl2 तो है, अच्छा, इसमें अगर लिख देंगे K2SO4 तो है, पोटेशियम धातु काम करेगा, सल्फर ऑक्सीजन धातु, तो ये भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। CuSO4 होगा धातु धातु, ऐसा भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। और धातु धातु ना पहचाने तो यहाँ भी देखना है कि धन आयन और ऋण आयन भी पहचान सकते हैं। जैसे अगर इसको देखेंगे तो पोटेशियम पर पॉजिटिव +1 और SO4 सल्फेट पर नेगेटिव 2 माइनस, तो धन आयन और ऋण आयन नहीं हुआ, इलेक्ट्रॉन के त्याग और ग्रहण से ही आखिर बनल होगा धन आयन ऋण आयन। तो हम बोल सकते हैं कि इस सब में भी मतलब कि आयनिक बंधन पाया जाता है। तो बोलो आयनिक बंधन पहचाने आएगा, यानी हम बोल सकते हैं कि जिस कंपाउंड में, माने कि जिस यौगिक में आयनिक बंधन पाया जाएगा उस यौगिक को आयनिक यौगिक कहते हैं। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि जैसे NaCl में आयनिक बंधन है, तो आखिर दिखाइए कि कैसे आयनिक बंधन है, कैसे इलेक्ट्रॉन के त्याग और ग्रहण से बना है। एग्जाम्पल लेते हैं वैधुत संयोजक या आयनिक बंधन का, ठीक ना। तो यहाँ लिखा है फॉर्मेशन ऑफ NaCl, इसका अर्थ हुआ कि NaCl का बनना, ठीक। जैसे आयनिक बंधन के द्वारा, माने कि इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण या इलेक्ट्रॉन के त्याग या ग्रहण के द्वारा NaCl कैसे बनेगा दिखाइए, ठीक। तो देखना NaCl को बोलते हैं सोडियम क्लोराइड। इसमें 2 परमाणु है। क्या परमाणु है जी? कौन कौन है? सोडियम और क्लोरीन। ऐसा ना कि ऑक्सीजन एक में है। तो देखो यहाँ लिखेंगे सोडियम और यहाँ लिख देते हैं क्लोरीन। दोनों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करके चेक कर लेंगे कि इसके बाह्यतम कक्षा में कई इलेक्ट्रॉन है, तब ना अष्टक पूरा करेंगे। तो इसका परमाणु संख्या 11 और इसका परमाणु संख्या 17। तो सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 1 हो जाएगा।
इसका बोलो क्या हो जाएगा 2 8 7। अब सुनो जी, सोडियम के बाह्यतम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है, ये धातु है, ठीक। क्लोरीन के बाह्यतम कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन है, तो क्या है, अधातु है। यानी कि 4 से कम इलेक्ट्रॉन अगर बाह्यतम कक्षा में रहे, 4 से कम माने कि 4 ना 3 2 1 तो धातु, और 4 से अधिक हो जाए 5 6 7 8 तक। अब किसी भी तत्व के बाह्यतम कक्षा में 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, समझ में आ रहा है? हाँ, 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। ऐसा नहीं कि बाह्यतम कक्षा में 9 लिख देंगे, वो गलत है। तो ये धातु ही अधातु, तो यहाँ से तो क्लियर हो रहा है कि ये धातु है तो इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा, और यह धातु है तो इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करेगा। लेकिन अब बात है कि कई गो त्याग करेगा, कई गो ग्रहण करेगा। तो देखो, सोडियम के बाह्यतम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन, अपन ये 1 इलेक्ट्रॉन किसी को दे दे तो अष्टक पूरा हो जाएगा, अस्टेबल हो जाएगा। वैसे ही क्लोरीन के बाह्यतम कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन, ये किसी से अगर 1 इलेक्ट्रॉन ले ले तो इसका भी अष्टक पूरा हो जाएगा, और दोनों में आयनिक बंधन भी हो जाएगा, काहे कि पॉजिटिव नेगेटिव आ जाएगा। तो देखते हैं कैसे बनेगा। यहाँ पर सोडियम का संकेत लिखेंगे नीचे थोड़ा सा, ठीक। और सोडियम के बाह्यतम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है ना, तो इसके इर्द गिर्द माने कि इसके चारों तरफ कहीं एगो डॉट दे देंगे, डॉट माने बिंदु, वैसे, ठीक ना। इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना सूत्र। इसको क्या बोलते हैं जी? इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना सूत्र। इसके बारे में बता रहे हैं। 1916 ईस्वी में लुईस नामक वैज्ञानिक ने बतलाया था ना कि किसी भी तत्व के उसके बाहरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को उस तत्व का संकेत लिखकर उसके इर्द गिर्द बिंदु के रूप में सजा दिया जाता है। अतः इसी सजावट को लुईस इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना सूत्र कहते हैं। जैसे देखो, अगर कोई पूछे ना कि ऑक्सीजन के लुईस इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाइए, तो ऑक्सीजन के परमाणु संख्या, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 2 और 6। तो ऑक्सीजन का इसे संकेत लिख के अब इसके इर्द गिर्द माने कि चारों तरफ से बाह्यतम कक्षा में जितना है 6 इलेक्ट्रॉन, 6 गो बिंदु यानी कि डॉट, तो 1 2 3 4 5 6 हो गया। अच्छा, एक और तरीका है कि अगर बिंदु देने का ना मन है तो क्रॉस दे सकते हैं इसे, 1 2 3 4 5 6 हो गया ना। क्रॉस मैंने किया, मैंने दोनों एक ही चीज़ है, तो इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना सूत्र। इसको बनाएंगे वहाँ पर, समझ में आ रहा है? तो अगर कोई पूछे कि इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना सूत्र किसे कहेंगे, तो 1916 ईस्वी में लुईस नामक वैज्ञानिक ने बतलाया कि किसी भी तत्व को उसके बाहरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को उस तत्व का संकेत लिखकर उसके इर्द गिर्द बिंदु के रूप में सजा दिया जाता है। अतः इसी सजावट को लुईस इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना सूत्र कहते हैं। सोडियम के बाह्यतम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन, तो सोडियम के इर्द गिर्द एगो बिंदु या क्रॉस भी दे सकते हैं। थोड़ा सा गैप दे के लिखेंगे क्लोरीन Cl का संकेत, इसके बाह्यतम में 7, तो 7 गो डॉट या 7 गो क्रॉस। तो ऐसा करते हैं, इसको डॉट दिए तो इसको क्रॉस दे देते हैं, ऐसे समझने के लिए अलग अलग। तो 1 2 3 4 5 6, इतना में कोई दिक्कत ना अभी। अब सुनो, अब थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। सोडियम अपन बाह्यतम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है, धातु है, ये त्यागेगा, ठीक ना। तो ऐसा करते हैं, यहीं पर दिखा देते हैं कि इसका इलेक्ट्रॉन इसके पास आ गया, मैंने त्याग दिया। समझ में आ रहा क्या लिख रहे हैं? तो जैसे ही सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तो सोडियम पर हो जाएगा +1। अब प्लस लिखो या +1 लिखो, बातें क्या है। और क्लोरीन के पास पहले अपन 7 इलेक्ट्रॉन था, 1 2 3 4 5 6 7 गो था ना जी। एगो सोडियम वाला जो डॉट के रूप में दिए थे, एक पास आ गया, इसको ऐसे बॉक्स में बंद करते हैं, ठीक। अब 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण न किया है तो एक पर माइनस या -1। अब लिखेंगे OR, और मीन्स या, मतलब आप बढ़ो, तो ई हो गया Na पर +1, ठीक। और क्लोरीन एगो इलेक्ट्रॉन ग्रहण के लिए, तब इस सब का काम नहीं है, सीधे लिखेंगे Cl पर -1। तब बताए थे कि जब 2 गो परमाणु रहे, दोनों का सेम रहे, संख्या वैल्यू सेम रहे और प्लस माइनस रहे तो खत्म, कटेगा नहीं, मैंने खत्म हो जाता है, काटना नहीं है। तो यही बन गया हम लोग का NaCl। तो यही है कि इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के द्वारा NaCl का फॉर्मेशन करिए, मैंने निर्माण करिए। कैसे निर्माण होगा, तो वैसे ही निर्माण होगा, बहुत आसान है, बन जाएगा। एक और एग्जाम्पल लिया जाए, नीचे दिखाई देगा ना, देखो अगला लिखते हैं फॉर्मेशन ऑफ CaO को बोलते हैं कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक। तो इसमें भी 2 परमाणु है, कौन कौन? कैल्शियम है और ऑक्सीजन है। हाँ, ऑक्सीजन बोलेंगे, ठीक ना। तो पहले तो बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन चेक करेंगे, तो कैसे चेक करेंगे? जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो कैल्शियम और क्या, ऑक्सीजन, यही ना। तो कैल्शियम का परमाणु संख्या कितना? 20। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? 2 8। देखो पहला कक्षा में अधिकतम 2 और दूसरा में अधिकतम 10, तो 2 और 8 कितना हो गया? 10। अब बच गया 10 आओ, तो ऐसा नहीं कि यहाँ 10 दे देंगे, ये गलत हो गया। क्या कि बाह्यतम कक्षा में 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होबे नहीं करता है, तो 10 को तोड़ेंगे 8 और 2 में, ये सही हो गया। तो कैल्शियम के बाह्यतम कक्षा में क्या इलेक्ट्रॉन है? 2 गो। अच्छा, ऑक्सीजन का परमाणु संख्या 8 होता है,
तो इसके बाह्यतम में 6। अब देखो तो यहाँ लिख देते हैं कैल्शियम का संकेत, यहाँ लिख देते हैं ऑक्सीजन का संकेत। कैल्शियम के बाह्यतम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, तो इसके अगल बगल 2 गो डॉट दे दें, दे दिए। ऑक्सीजन के 6 गो, तो ऐसा करते हैं इसको क्रॉस दे देते हैं, 1 2 3 4 5 6 हो गया। अब सुनो, तो कैल्शियम अपन बाह्यतम कक्षा में के दोनों इलेक्ट्रॉन अगर त्याग देवे, एगो तो त्याग नहीं दोनों त्यागेगा तब ना स्टेप पूरा हो जाए। एगो करेगा तो एगो तो बचे न जाएगा, तो ये दोनों त्याग करेगा। एक से अधिक इलेक्ट्रॉन भी त्याग हो सकता है, जरूरी नहीं है कि हर बार एक इलेक्ट्रॉन त्याग होगा। तो ये दोनों इसके पास अगर आ जाए, स्टाइल में आ रहा है का जी, ठीक ना। तो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, दिखाई दे रहा है जी। तो कैल्शियम अपन दोनों इलेक्ट्रॉन दे दिया, तो Ca पर +2 या 2 प्लस चलता है। ये देखो ऑक्सीजन के पास अपन बाह्यतम कक्षा में तो 6 को पहले ही से था, 2 2 4 2 6 यही ना था जी। और 2 को कैल्शियम से लिया है, इसे दिखा देते हैं। तो 2 इलेक्ट्रॉन जैसे ही लिया तो एक पर 2 गो नेगेटिव। अब क्या करेंगे, कैल्शियम पर हो गया +2 या 2 प्लस, ऑक्सीजन पर हो गया 2 माइनस। तो देखो वैल्यू सेम है, खाली प्लस माइनस का अंतर है, तो खत्म तो बन गया CaO। तो ये हो गया कैल्शियम ऑक्साइड का निर्माण। तो ऐसे ही बन जाएगा। अगला एग्जांपल देंगे तो ना, एग्जांपल लेते हैं फॉर्मेशन ऑफ Na2O। Na2O को बोलते हैं सोडियम ऑक्साइड, माने सोडियम ऑक्साइड का निर्माण करो इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के द्वारा। अरे समझ में रहा। तो देखो जी इसमें भी 2 गो परमाणु, कौन कौन, सोडियम और ऑक्सीजन। तो बाह्यतम कक्षा का इलेक्ट्रॉन चेक किया जाए, कैसे चेक करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करके। तो देखो सोडियम 11 अरे होगा 2 8 1, ऑक्सीजन 8 2 यही ना। अब ध्यान देना, लेकिन इसमें बात है कि है तो 2 को परमाणु, सोडियम और ऑक्सीजन, लेकिन सोडियम के 2 परमाणु है, ठीक, और ऑक्सीजन के 1 परमाणु है। टोटल परमाणु देखा जाए तो 3 गो है, लेकिन तत्व के रूप में 2 गो है, सोडियम और ऑक्सीजन। तो देखो 2 गो सोडियम है ना, तो 2 जगह लिखेंगे, थोड़ा सा गैप देके, जैसे ऐसे लिखेंगे। यहाँ देखो ये हो गया सोडियम, एगो थोड़ा सा ऐसे लिख देते हैं, एगो सोडियम, इतना में दिक्कत। एगो ऑक्सीजन है तो ऐसे एगो वो लिख देते हैं। अब इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना सूत्र बनाओ। तो सोडियम के बाह्यतम में 1 गो, तो इसके इर्द गिर्द एगो डॉट। तो ये अलग सोडियम के लिए है, तो एक के लिए तो होगा एगो डॉट, इसके लिए उसके लिए, दोनों अलग अलग है। अच्छा ऑक्सीजन के बाह्यतम में 6 गो, क्रॉस दे दें, 1 2 3 4 5 6। अच्छा ऑक्सीजन के बाह्यतम कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन देखा है, कै गो जोड़ा बनेगा, तो 3 गो। अरे टोटल इलेक्ट्रॉन 6, तो जोड़ा 1 जोड़ा 2 जोड़ा 3 जोड़ा ना। अच्छा अगर ई सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन इसको दे दे तो इसका अष्टक पूरा हो जाएगा, लेकिन अभी बचल है एक अष्टक नहीं पूरा हुआ है, क्योंकि इसके बाह्यतम में 6 गो है, तो 1 ही गो भी लिया है 7। अच्छा यहू सोडियम इसको दे दे तो इसका भी अष्टक पूरा, इसका भी हो जाएगा। अब देखो कैसे, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो सोडियम अपन एगो इलेक्ट्रॉन दिया, तो Na पर प्लस या +1, बातें क्या है 1 लिख दें, यहू तो दिया, तो Na पर +1, ये 2 गो इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिया है। थोड़ा सा भी आगे बढ़ते हैं, जैसे ऑक्सीजन है पहले से करके था 6 गो, 2 2 4 2 6, और 2 गो इलेक्ट्रॉन आया है। अब कहीं 2 गो कोंच दो, ओकरा से कोई दिक्कत नहीं है, 2 गो आया है, तो 2 इलेक्ट्रॉन का ही ग्रहण किया है, तो एक पर 2 गो नेगेटिव हो जाएगा, ठीक। अब देखो तो ये हो गया कि 1 गो सोडियम पर +1, अब 1 गो सोडियम पर +1, तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि 2 गो सोडियम पर +1 +2 नहीं लिख देंगे, चार्ज रहेगा 1, ठीक ना, आवेश 1 ही रहेगा, लेकिन 1 गो सोडियम पर +1 और 1 गो सोडियम +1, तो हम कह सकते हैं कि 2 गो सोडियम पर +1, अब ये हो जाएगा O पर 2 गो माइनस। कुछ देर के लिए अभी मान लो कि ये 2 ना है, ये 2 ना है, तो फार्मूला बनाओ, Na पर +1 और O पर 2 गो माइनस। तो ये तो सेम ना है कि कटेगा, वैल्यू सेम नहीं है, तो इसका संख्या इसके नीचे, तो क्या हो जाएगा Na2, और इसका संख्या इसके नीचे, तो O1 माने 1 ना लिखा जाता है, तो Na2O बन जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं Na2O, तो इसका कोई यूज नहीं, इसका मतलब है कि 2 गो सोडियम, तो देखो यहाँ 2 गो सोडियम आया ना था, 1 गो ऑक्सीजन तो 1 गो ऑक्सीजन। अब Na2O बन गया कि ना बन गया, देखो Na2O इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण के द्वारा, तो नोट करेंगे। अगला एग्जांपल फॉर्मेशन ऑफ MgCl2। तो स्पीड में तनी बनाते हैं। मैग्नीशियम 12 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 2, बाह्यतम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन। क्लोरीन 17 2 8 7,
बाह्यतम कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन। मैग्नीशियम का संकेत लिखेंगे और क्लोरीन का संकेत लिखेंगे, इसके इर्द गिर्द डॉट के रूप में बिंदु दिखाएंगे। यानी कि मैग्नीशियम का बाह्यतम में 2 तो 2 को डॉट दे दें, 2 को डॉट हो गया। क्लोरीन का बाह्यतम में 7 तो डॉट या क्रॉस कुछ दे सकते हैं, तो 1 2 3 4 5 6 और 1 7 जोड़ा के रूप में क्या होगा, तो 3 जोड़ा आया को बच जाएगा सिंगल। अच्छा अब सुनो, तो क्लोरीन तो 2 गो ना है, एक वाव क्लोरीन है तो एगो थोड़ा सा नीचे कर दें, उससे कोई दिक्कत नहीं है, ऊपर भी कर सकते हैं नीचे भी है। तो इसको भी 7 को तो देना पड़ेगा, तो 1 2 3 4 5 6 7। अच्छा इसको थोड़ा सा ऐसे लिख देते हैं पीछे पीछे तनी सा, अच्छा लगेगा है ना, अर्थ तो ही हुआ यही ना। अब देखो मैग्नीशियम अगर दोनों इलेक्ट्रॉन अपन दे देवे किसी को, मैंने त्याग कर देवे, तो इसका अष्टक पूरा हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। लेकिन अब दोनों इलेक्ट्रॉन अगर एक ही को देगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा, काहे कि यहाँ पर 2 गो क्लोरीन बैठा हुआ है, तो इस क्लोरीन का बाह्यतम कक्षा में भी 7 गो है, एक बाह्यतम में 7 गो, तो इसको भी अष्टक पूरा करने के लिए एगो और इसको भी एगो, और इसको दोनों चाहिए, त्याग देना चाहिए। तो अगर ये एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देवे, ये वाला ऊपरला क्लोरीन के, और एगो दे देवे एकरा, तो देखो इसका दोनों इलेक्ट्रॉन चल गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो Mg पर हो जाएगा +2, ई क्लोरीन एगो ले लिया है, डायरेक्ट बनाते हैं तो -1, ठीक, आयहू तो एगो लिया तो -1 होगा। अब इसको क्या लिख सकते हैं, देखो Mg पर +2 है ना, एगो क्लोरीन पर -1 और एगो वाव क्लोरीन पर -1, तो हम लिख सकते हैं 2 गो क्लोरीन पर -1, इतना में दिक्कत है जी, एगो क्लोरीन पर -1 एगो वाव क्लोरीन पर -1, माने कि 2 गो क्लोरीन पर -1। कुछ देर के लिए मान लो कि ये वाला 2 ना है, ये 2 ना है, तो फार्मूला बनाओ Mg पर +2 और Cl पर -1, तो ये किसके नीचे, तो एक तो जरूरी नहीं है कि लिख लिया जाए, तो Mg हो जाएगा, और ये 2 इसके नीचे आएगा तो Cl2, तो हम यहाँ लिख दे MgCl2, तो MgCl2 देखो बन गया। मैग्नीशियम एगो तो एगो था आयन के रूप में, क्लोरीन 2 गो तो क्लोरीन 2 गुना था आयन के रूप में, तो बन गया, उतार लेंगे। अगला टॉपिक हम लोग का है, जैसे आयनिक बंधन खत्म हो गया, आयनिक बंधन खत्म, और बताए थे कि जिस यौगिक में आयनिक बंधन रहेगा उस यौगिक को आयनिक यौगिक कहेंगे, तो उसी का विशेषता पढ़ेंगे, ठीक ना। यानी कि वैद्युत संयोजक यौगिक या आयनिक यौगिक का विशेषता या गुण उसी कहते हैं, माने कि उसके बारे में बढ़िया बढ़िया बात समझ में आ रहा। अब मान लो कोनो के गरिया देंगे तो विशेषता होगा, हाँ दोष हो जाएगा, सही बोला। तो यहाँ विशेषता पढ़ रहे हैं, तब सुनो 4-5 गो इसका मेन विशेषता है, समझ लेते हैं पहले शॉर्ट में। जैसे देखो पहला जो आयनिक यौगिक होता ना है, धन आयन माने पॉजिटिव आयन और ऋण आयन यानी कि नेगेटिव आयन से मिलकर बना होता है, सही बात है कि ना। अरे वही ना पढ़े, जैसे एग्जांपल में लेते हैं NaCl, तो इस पर पॉजिटिव इस पर नेगेटिव, तो जितना भी आयनिक यौगिक होता है धन आयन और ऋण आयन से मिलकर बना होता है, पहला विशेषता खत्म। दूसरा इसका गलनांक और इसके साथ साथ चलेगा कवथनांक, ठीक ना, ऊंच होता है, क्या होता है जी, ऊंच माने ऊंचा, ऊंच माने अधिक, ऊंच मीन्स होगा अधिक। तो गलनांक का अर्थ होता है कि गलेगा माने पिघलेगा, और कवथनांक का अर्थ है कि उबलेगा। तो जैसे अगर सुनो, अगर नमक 1 चम्मच नमक लेके, NaCl मैंने नमक ना हुआ, मैंने समझने के लिए, आयनिक यौगिक तो और भी हो सकता है, 1 चम्मच नमक लेके, पानी नहीं डालना है, और उसको आग पर रखो, गर्म करो, तो बहुत देरी के बाद पिघलेगा, उसमें पिघलेगा, पानी उसमें से निकल जाएगा, लेकिन बहुत देरी के बाद, समझ में रहा। 1 चम्मच नमक लेके उसको आग पर रखा जाए ना, तो बहुत देरी के बाद नमक का जो गलनांक होता ना है लगभग 800 डिग्री सेल्सियस होता है, सोच लो, लगभग, इससे ज़्यादा ही होता है लेकिन लगभग हम लिखे हैं 800 डिग्री सेल्सियस, ठीक। तो सोचो जब नमक को हम 800 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म करेंगे तब जाकर पिघलेगा, और ओकरों से ज़्यादा गर्म करेंगे तो ना खौलेगा, तो उसका होता है लगभग 1400 डिग्री सेल्सियस, कितना 600 ज़्यादा, तो सोचो 1400 ना है, हाँ। तो नमक का गलनांक 800 डिग्री सेल्सियस और क्वथनांक 1400, तो सोचो चूल्हा पर गर्म करेंगे तो हो जाएगा 1400 डिग्री सेल्सियस गर्म, संभव नहीं है, उसके लिए प्रयोगशाला में जाना पड़ेगा। तो इसीलिए बहुत ज़्यादा गलनांक और क्वथनांक आयनिक यौगिक होता है, माने ऊंच होता है, ठीक। एक और बात बताए हैं कि गलनांक और क्वथनांक साथे साथे चलेगा, तो इसके साथे साथे घनत्व भी चलता है। घनत्व मैंने हो गया घनापन, जिसका अणु पास, तो आयनिक यौगिक के अणु आपस में पास जुड़े होते हैं, ठीक ना, जिसके चलते घनत्व भी ऊंच हो जाता है, घनत्व भी क्या हो जाएगा ऊंच, ठीक। 3 गो हो गया, क्रम दिक्कत है ना। चौथा अब देखो, ये जो आयनिक यौगिक होता ना है, अगर ठोस अवस्था में रहे, किस अवस्था में, तो विद्युत और ऊष्मा का कुचालक हो जाएगा, मैंने विद्युत का मुख्य रूप से कुचालक,
अगर आयनिक यौगिक ठोस अवस्था में रहे, जैसे NaCl नमक है, उसमें पानी हम अभी ना मिलाए हैं तो ठोस है, ठीक ना, तो उसमें करंट पास नहीं होगा, माने वो कुचालक है, ठीक। लेकिन यही अगर आ जाए जलीय विलयन के अवस्था, कैसा आ जाए जी, माने ओकरा में, हाँ, जलीय विलयन कहो या द्रव कहो, माने ओकरा में पानी मिला दी में, तो जैसी नमक में पानी मिला दें पिघल जाएगा, लिक्विड टाइप हो जाएगा, करंट उसमें आसानी से पास हो जाएगा, तब फिर क्या हो जाएगा, सुचालक ना, सुचालक। यानी हम कह सकते हैं कि आयनिक यौगिक ठोस अवस्था में विद्युत के कुचालक होते हैं, लेकिन हाँ जलीय विलयन या द्रव के अवस्था में विद्युत का सुचालक होता है। इतना में दिक्कत है ना। अच्छा अब आगे देखो, 5वां, आयनिक यौगिक को जल में डालेगा ना तो घुल जाता है, जल में घुलनशील, माने कि जल में घुल जाएगा। जैसे सिंपल एक एग्जांपल सब पढ़ रहा है, नमक एग्जांपल लो, जल में ना घुलता, ना घुलेगा तो ऐसे बिना सब्जी बन जाएगा, बिना घुले दिक्कत ऐसे रहता, पथल पथल के रूप में का है ना, रगड़ रगड़ के खाया पड़ता, फिर क्या समझे, तो जल में घुल जाएगा। लेकिन एक और होता है कार्बनिक विलायक, क्या होता है जी, अब थोड़ा सा इसका चर्चा करते हैं। देखो जल का फार्मूला बताओ, H2O, ठीक, H2O जो होता है सी भी विलायक का काम करता है, ठीक, लेकिन इसको बोलते हैं अकार्बनिक विलायक। क्या बोलेंगे, अकार्बनिक, जैसे जिसमें कार्बन रहता ना है उसको बोलते हैं कार्बनिक विलायक, और जिसमें कार्बन न रहे उसको अकार्बनिक विलायक। तो बताओ जल में कार्बन है नहीं है, तो यह है अकार्बनिक विलायक। अब विलायक का अर्थ होता है घुलाने वाला, जैसे जल का करता है घुलावे का काम करता है, ठीक ना। वैसे ही कुछ ऐसा होता है विलायक जो कार्बनिक रूप में, ओकरा में कार्बन है, जैसे लिख रहे हैं, जैसे बेंजीन, बेंजीन का सूत्र लिख रहे हैं C6N6। अल्कोहल माने शराब, कोई ऐसा चीज़ है जल में ना डाले, शराब में डाल दो घुल जाएगा, क्या कि इसमें एसिड रहता है, ठीक ना। तो अल्कोहल, अब मिथाइल अल्कोहल लो, इथाइल अल्कोहल लो, वो अलग बात है, तो उसमें कार्बन रहता है। और भी होगा CCl4, इसको बोलते हैं कार्बन टेट्राक्लोराइड। CS2 इसको बोलते हैं कार्बन डाइसल्फाइड। तो ये सब जो है ना से ये सब भी विलायक है, लेकिन कार्बनिक विलायक है। तो आयनिक यौगिक जल में घुल जाएगा, लेकिन कार्बनिक विलायक में नहीं घुलेगा। एक और लास्ट बता रहे हैं कि जो आयनिक यौगिक होता है ना ऐसे हार्ड होता है, ठीक, हार्ड तथा रिजिड। हार्ड का अर्थ हुआ कठोर, अरे ठोस कठोर, और दृढ़ होता है। रिजिड माने का होता है दृढ़, माने एक तरह से मजबूत जैसा। तो यही आयनिक यौगिक का विशेषता है, तो याद रहेगा, बोले फिर से। तो आयनिक यौगिक धन आयन और ऋण आयन से मिलकर बने होते हैं, यानी कि उस पर धन आवेश और ऋण आवेश उपस्थित रहता है, ठीक। दूसरा क्या बताएं कि आयनिक यौगिक का गलनांक तथा क्वथनांक उच्च होता है। अच्छा एक और बात कि काहे ऊंच होता है, तो आयनिक यौगिक में जो परमाणु रहते हैं उनके बीच स्थिर विद्युत आकर्षण बल, माने कि दोनों परमाणुओं को आपस में जो जोड़ कर रहता है उसको बोलता है स्थिर विद्युत आकर्षण बल, बहुत ज़्यादा मजबूत होता है। तो जब बहुत ज़्यादा मजबूत होगा तो उसको तोड़ने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए, तो इसीलिए उसका गलनांक क्वथनांक कुछ हो जाता है, साथ में घनत्व भी उच्च हो जाता है। आयनिक यौगिक ठोस अवस्था में रहेगा तब विद्युत के कुचालक, लेकिन पानी उनी मिला देंगे तो हो जाएगा सुचालक, ठीक। आयनिक यौगिक जो होता है इसे जल में डालेंगे तो आराम से घुल जाएगा, लेकिन कार्बनिक विलायक जैसे अल्कोहल हो गया, मतलब बेंजीन हो गया, ईथर हो गया, कीटोन हो गया, बड़ी मानी होता है, कार्बन डाइसल्फाइड हो गया, कार्बन टेट्राक्लोराइड हो गया, इस सब में अघुलन से मतलब कि ना घुलेगा। आयनिक यौगिक जो होता है से हार्ड और रिजिड माने कठोर होता है और मजबूत टाइप का होता है। तो इसके बाद अब हम लोग पढ़ेंगे सहसंयोजक बंधन और फिर पढ़ेंगे सहसंयोजक यौगिक की विशेषता, ठीक।